बैठक आज लखनऊ स्थित लोक भवन में शाम 5 बजे होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जाएंगे फैसले। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू जैद की लखनऊ के एटीएस कोर्ट में पेशी आज। मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर अबू जैद को लखनऊ लाई है एटीएस। यूपी की क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना को लगा भ्रष्टाचार का दीमक। लखनऊ में सामने आया बड़ा घोटाला। अलीगढ़ में लापरवाही की भेंट चढ़ी योजना। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने दी दस्तक। सुबह पूरे एनसीआर में कम रही विजिबिलिटी। खतरनाक स्तर पर पहुंचा पॉल्यूशन लेवल। उत्तराखंड राज्य स्थापना 17 साल पूरे होने के मौके पर दून में आयोजित हुई रन फॉर गुड गवर्नेंस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। आईएएस अधिकारियों ने लगाई दौड़। और हॉकी एशिया कप की चैंपियन बनकर स्वदेश लौटी भारतीय महिला टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों ने ईटीवी के साथ बांटी खुशियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू जैद को आज एटीएस कोर्ट में पेश करेगी और मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस ने अबू जैद को लखनऊ लाई है। 2014 में गिरफ्तार हो चुके गाजी बाबा ने सोशल मीडिया पर पहला ग्रुप बनाया था। मुंबई से गिरफ्तार हुए नाजिम ने फेसबुक के जरिए अबू जैद को इस ग्रुप से जोड़ा था। अबू जैद के सोशल मीडिया ग्रुप की स्कैनिंग यूपी एटीएस कर रही है। तो अहम खबर है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू जैद को आज एटीएस कोर्ट में पेश करेगी और मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस अबू जैद को लखनऊ लाई है। 2014 में गिरफ्तार हो चुके गाजी बाबा ने सोशल मीडिया पर पहला ग्रुप बनाया था। मुंबई से गिरफ्तार हुए नाजिम ने फेसबुक के जरिए अबू जैद को इस ग्रुप से जोड़ा था और अबू जैद के सोशल मीडिया ग्रुप की स्कैनिंग यूपी एटीएस कर रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू जैद को आज एटीएस कोर्ट में पेश करेगी और मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस अबू जैद को लखनऊ लाई है। अबू जैद के सोशल मीडिया ग्रुप की स्कैनिंग यूपी एटीएस कर रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू जैद को आज एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। देश में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम देश के भविष्य के साथ और अपने ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। समझिए किस तरह से। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। इस सपने को साकार करने के लिए पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी, क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल। लेकिन इस योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आ गया और अब जांच के लिए टीम गठित हो गई। लेकिन सोचिए कि जिस सपने को पूरा करने के लिए योजना शुरू की गई थी वो पीछे छूट गई और अब जांच आगे आ गई। क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल की जो भुगतान होने हैं उसकी जांच के लिए टीमें बनाई गई थी। भुगतान की जब कार्रवाई होगी उससे पहले जांच रिपोर्ट आनी आवश्यक है। जांच रिपोर्ट के लिए जो 3 विभाग नॉमिनेट किए गए थे, उन विभागों के पास गड्ढा मुक्ति या अन्य प्रकार के कार्य थे, वो नहीं हो पाई हैं। 3 दिन पहले ही दोबारा चिट्ठी जारी की गई है जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। 2-3 स्कूल में जिनमें शिकायतें थी उनमें पुराने डीआईओएस की शिकायत आई थी, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। लखनऊ में इस योजना के तहत 7 कॉलेज चयनित हुए और प्रदेश के 100 कॉलेज चुने गए, जिसमें लखनऊ का राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज भी शामिल था। सपना हाईटेक बनाने का था और पेपरों में क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना सफल भी हो गई। लेकिन असल में कहानी स्कूलों की कुछ और ही है। दीवारों में काले धब्बे, स्कूल की छत टूटी हुई है, लेकिन कागजों में सब कुछ ग्रीन है। विज्ञान प्रयोगशालाओं में कुछ कार्य नहीं किया गया, जरूरत का फर्नीचर हमको नहीं मिला और जांच कमेटी के सदस्य हमारे पास अभी तक आए नहीं, उनकी कोई सूचना हमारे पास, न कोई फोन नंबर जिससे हम संपर्क कर सकें। नेताओं ने सपने दिखाए, लोगों ने देखे, लेकिन आपने गुनाह तो किया है, वो है सपने देखने का गुनाह। क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम आपके सपनों से हर बार खिलवाड़ करता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या थी क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल की योजना। योजना में प्रदेश के 100 कॉलेज चयनित। योजना के लिए कुल 50 करोड़ था बजट। प्रत्येक कॉलेज के लिए 50 लाख का था प्रावधान। लखनऊ के 7 कॉलेजों का हुआ था चयन। योजना में क्या मिलनी थी सुविधाएं? खेल के मैदान का विकास, स्कूलों का विकास और सौंदर्यीकरण,
फर्नीचर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, लाइब्रेरी में किताबें, सोलर पावर सिस्टम, एलईडी, आधुनिक पंखों का इंतजाम, आरओ वाटर प्लांट, सबमर्सिबल पंप, ओवरहेड टैंक, फलदार छायादार वृक्ष, ये सब कुछ स्कूलों में होना था, लेकिन ये सब पेपरों में क्लीन और ग्रीन हुआ। सरकारी इंटर कॉलेजों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने के लिए शुरू हुई क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना में जमकर खेल किया गया है। इस योजना में अधिकारियों ने बजट तो क्लीन कर दिया, लेकिन स्कूल क्लीन और ग्रीन नहीं हो पाए हैं। मामले की जांच के लिए लखनऊ में डीएम ने करीब 2 महीना पहले जांच के आदेश भी दिए, कमेटी भी बनी, लेकिन अभी तक इसकी जांच शुरू भी नहीं हो पाई है। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ शैलेश अरोरा, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और इलाहाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में आरओ लगाने को लेकर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई आज है। राज्य सरकार हाईकोर्ट में पेश करेगी हलफनामा। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव व माध्यमिक शिक्षा को जारी किया था नोटिस। अवहेलना करने पर क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने कहा है। वॉशरूम, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर यह याचिका है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, इलाहाबाद से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में आरओ लगाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई करेगा आज। उत्तराखंड का शिक्षा महकमा अगर प्रस्तावित नए नियमों पर अमल करने लगा तो सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सैकड़ों सरकारी विद्यालय में ताले लटकने तय हैं। क्यों लटकेंगे ताले, देखिए हमारे संवाददाता विजय वर्धन उप्रेती की एक खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के 491 स्कूलों में लटक सकता है ताला। शिक्षकों के 700 से ज्यादा पद पड़े हैं खाली। शासन को भेजा गया जिले से प्रस्ताव। सूबे का शिक्षा विभाग कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा मार पिथौरागढ़ जिले में पड़ती दिखाई दे रही है। नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक, 50 से कम छात्र संख्या के हाई स्कूल और 100 से कम छात्र वाले इंटर कॉलेज जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने भी नए नियमों में फिट नहीं बैठने वाले 491 विद्यालयों की सूची शासन को भेज दी है। शासन से हमें ये निर्देश मिला है कि जितना इस प्रकार का जो मानक से जो कम छात्र संख्या वाले स्कूल्स है उसको एक कंसोलिडेट करने का एक विचार था। इसमें जो है ताकि स्कूल्स में जो है टीचर्स का संख्या भी पर्याप्त हो। पिथौरागढ़ में फिलहाल 0 छात्र संख्या वाले 80 प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 364 है। 55 उत्तर प्राथमिक विद्यालय भी छात्र विहीन है। यही नहीं, 18 हाई स्कूल और 7 इंटर कॉलेज में भी छात्र न्यूनतम संख्या से काफी कम हैं। कुल मिलाकर जिले में प्राथमिक से इंटर तक के 491 स्कूलों में ताले लटकने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। शिक्षकों को ये दिक्कत आएंगी कि जो हमारे नियमित अध्यापक हैं उनको अपने क्षेत्र से हटना पड़ेगा, और जो गरीब बच्चे हैं, भले वो 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद हो रहे हैं, उसमें हमने देखा उनके गार्जियनों को इतना चिंता हो रही है, क्योंकि टीचरों ने तो स्कूल खोले नहीं थे, तत्कालीन गवर्नमेंट ने खोले होंगे। पिथौरागढ़ में 491 विद्यालय बंद होने से उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी जो अब तक मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। हालात ये हैं कि पिथौरागढ़ में 364 प्राथमिक विद्यालय मात्र एक शिक्षक के हवाले हैं। यही नहीं, प्राथमिक से लेकर इंटर तक के विद्यालयों में यहाँ 736 शिक्षकों के पद सालों से रिक्त हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि दुर्गम इलाकों के छात्रों को अब शिक्षा पाने के लिए पैदल दूरी कुछ और अधिक तय करनी पड़ेगी। विजय वर्धन उप्रेती, ईटीवी न्यूज, पिथौरागढ़। तो ये एक अहम खबर है और पिथौरागढ़ के 491 स्कूलों में लटक सकता है ताला। शिक्षकों के 700 से ज्यादा पद पड़े हैं खाली। शासन को भेजा गया है जिले से प्रस्ताव। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं और इस फैसले का, इस नियम का क्या कुछ असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे एडिटर उत्तराखंड प्रखर प्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों से बात करेंगे। विजय वर्धन के पास सबसे पहले चलेंगे। विजय, यहाँ पर इस फैसले का, इस नियम का क्या कुछ असर आगे आने वाले वक्त में पड़ता दिखाई दे रहा है? जी अनुज, मैं आपको बताऊं, इस फैसले से 2
साफ साफ असर दिखते हैं हमें कि एक जो दिक्कत है यहाँ पर पिथौरागढ़ में तकरीबन 700 विद्यालय प्राइमरी से लेकर इंटर तक के ऐसे हैं, 700 टीचरों के पद यहाँ पर खाली हैं। तो निश्चित तौर पे 491 विद्यालय जब बंद होंगे तो वहाँ जो तैनात अभी शिक्षक हैं उनको अन्य विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा और जो अध्यापकों की अन्य विद्यालयों में कमी है वो कमी कुछ हद तक पटेगी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, पिथौरागढ़ भौगोलिक तौर पे बहुत विषम जिला है और इधर बहुत दूरी दूरी पर गांव बसे हैं, छितरी हुई आबादी यहाँ रहती है। तो उसका जो दूसरा इफेक्ट आना है कि ये है कि जो छात्र हैं, जो नौनिहाल है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको काफी दूरी तय करनी पड़ेगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो उनके घर के आसपास के स्कूल है वो बंद होने की उम्मीद है, या जो कम दूरी के स्कूल है वो बंद होंगे तो निश्चित तौर पर उनको दूर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत बरसात के दिनों में होती है, क्योंकि ये संवेदनशील जिला है। अक्सर यहाँ पर रास्ते बंद रहते हैं, पैदल रास्ते बंद रहते हैं, भूस्खलन की जद में ये जिला रहता है। तो जो दुर्गम हमारे इलाके हैं, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट के जो इलाके हैं, वहाँ के बच्चों के लिए अगर ये विद्यालय बंद होते तो निश्चित तौर पे उनको लंबी दूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए करनी पड़ेगी। तो दोनों बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रखर प्रकाश मिश्रा जी के पास चलेंगे। प्रखर जी, यहाँ पर 491 स्कूल हैं जहां पर वो बंद हो सकते हैं, बच्चे नहीं है वहां पर, और दोनों चीजें निकल कर आ रही हैं। स्कूलों में जो है शिक्षक तो आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे दूर दराज रहते हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसको कैसे देखा जाए? ये सरकार इस बारे में पहले ही अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है और ये कैबिनेट का उनका फैसला हो चुका है। जो इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे छात्र ही नहीं पहुंचते, अगर छात्र हैं तो टीचर नहीं है, और समस्या ये है कि पर प्रति बच्चे के ऊपर सालाना खर्चा 28,000 रुपए हो रहा है और इसके बावजूद भी सरकार परेशान है और घाटे में चल रही है। इसलिए सरकार ने कहा है कि साहब हम कुछ क्लस्टर्स बनाएंगे जिनके अंदर हम आवासीय छात्रावास कर देंगे, और जब आवासीय स्कूल बना देंगे तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, टीचर्स भी हम पूरे कर लेंगे। तो जो सरकार के ऊपर ज्यादा खर्चा आ रहा है लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहा है, उसको लेकर सरकार ने स्कूलों को क्लब करने के लिए काम शुरू किया है, जिससे कि टीचर भी मिले और बच्चों को भी बेहतर पढ़ाई कराई जा सके। इसके लिए सरकार ये नीति लेके आई है। बिल्कुल। प्रखर जी, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, इसका असर क्या होगा? कुछ लोग हैं जिस पर जो कि इस नियम का फैसला जो आएगा असर वो बहुत अच्छा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। घर वाले जो हैं, जो लोग हैं, वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर स्थापना दिवस किया जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसा फैसला आ रहा है सामने। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, सरकार किसी के घर में तो स्कूल नहीं खोलेगी जाके जी, सबको दूर जाना पड़ता है और पढ़ाई के लिए तो लोग विदेश तक चले जाते हैं, जिलों में जाते हैं, राजधानी में जाते हैं। तो आपको ये खुद तय करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आइए और लेके आइए। सरकार ये व्यवस्था करेगी कि वहाँ पे पुलिस चौकियां हैं, वो पुलिस चौकियां सुरक्षित रखेंगी। जापान की स्थिति ये है, हम कोशिश करते हैं कि हमें विदेशों की तरीके से आगे बढ़ना है। जापान की स्थिति ये कि सब लोग अपने ऑफिस भी जाते हैं और अपने बच्चों को भी छोड़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे छोड़ते हैं, और सब सुबह सुबह समय से निकलते हैं, और ये वहाँ के सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों का पूरा ग्रुप चलता है और 1 से 1.5 किलोमीटर पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते जाते हैं और बच्चे उनकी निगरानी में स्कूलों तक पहुंच जाते हैं। और जब वो स्कूल के गेट पे होते हैं तो उनको बच्चों को ले लिया जाता है। सड़क भी वहाँ की जनता पार करा देती है बच्चों को। तो ये धीरे धीरे करके भारत जग रहा है, उत्तराखंड जग रहा है। समझना होगा कि सरकार की एक लिमिटेशन है, सबकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इतने दिनों 17 साल हो गए, 17 साल से तो स्कूल खोल दिए थे सरकार ने, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर वहाँ पे जाते ही नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये भी तो समझना होगा ना, बिल्कुल, व्यवस्था सुधारी कैसे जाए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता हैं। विजयवर्धन, आप हमें बताएं प्रतिक्रियाएं कैसी मिल रही हैं और कितनी दूरी बच्चों को तय करनी पड़ेगी? निश्चित तौर पे ये सवाल हमारे संपादक महोदय ने सही उठाया कि उत्तराखंड के भीतर पिछले 17 सालों के भीतर हम देखें तो जो राजनीतिक लाभ के लिए जगह जगह एक तरीके से भानुमति के कुंबे की तरह विद्यालय खोले गए हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर भी खोले गए हैं और क्षणिक लाभ के लिए वो खोले गए। तो उसका दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगा है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में स्कूल हो गए, इतनी ज्यादा संख्या, उनमें छात्रों की भी कमी आने लगी है। लेकिन थोड़ा इसमें एक दिक्कत है, तो अभी भी पर्वतीय इलाकों के भीतर दिक्कत है, जैसे कि 10 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल बंद होंगे, संभवतः उसमें 9 छात्र होंगे या 8 छात्र होंगे, और दूसरा स्कूल संभवतः पहाड़ों में बहुत उनको संभवतः 2 या 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पहाड़ों की जो स्थिति है, वो जो दूरी रहेगी वो एक तरीके से ये मान के चलिए कि वो पैदल दूरी होगी, और वो पैदल दूरी
तय कर पाना छोटे बच्चों के लिए पहाड़ों के बीच, उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच वो थोड़ा कठिन होगा, ये पहलू जरूर है। लेकिन बावजूद उसके जो स्थिति आज सामने आ रही है, शिक्षा व्यवस्था का जो ढर्रा उत्तराखंड के भीतर बन चुका है, उसमें कोई ठोस फैसला लेना भी जायज लगता है सरकार का। क्योंकि जिस तरीके से एक दो पहलू यहाँ पर सामने साफ साफ है कि एक शिक्षक विहीन स्कूल है और दूसरी तरफ आप देखते कि विहीन स्कूल है। तो इस तरीके से समायोजन करने की ये बात तो लंबे समय से उठी थी, पिछली सरकारों में भी ये बातें आई थी, लेकिन इस सरकार ने ये एक नियम तय कर दिया है कि 100 से कम छात्र संख्या वाले जो इंटर कॉलेज है, 50 से कम छात्र संख्या वाले जो हाई स्कूल है, या 10 से कम छात्र संख्या वाले जो प्राथमिक स्कूल है, उनको बंद किया जाएगा या आसपास के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है और इस फैसले का परिणाम क्या होगा ये जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद ये देखना बाकी होगा। विजयवर्धन उप्रेती, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रखर प्रकाश मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। सिद्धार्थनगर में विधवा पेंशन को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां फर्जी तरीके से ऐसे ही सैकड़ों महिलाओं को विधवा पेंशन दिया जा रहा था, जिन्हें इस दुनिया से गए जमाना बीत गया। ये रिपोर्ट देखिए। विधवा पेंशन का अजीबो गरीब खेल, मृतक महिलाओं को पेंशन का लाभ, सरकारी खजाने को लाखों की चमक, जो इस दुनिया में ही नहीं उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही। ऐसा फर्जीवाड़ा तो अपने ही सूबे में हो सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। एक खुलासे में ये बात सामने आई है कि सिद्धार्थनगर जिले में पिछले कई सालों से ऐसी महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रहा है जिन्हें दुनिया छोड़े जमाना बीत गया। वाह रे सिस्टम। जिले की ऐसी तकरीबन 533 मृतक महिलाएं हैं जिन्हें अब तक सरकारी खजाने से हर महीने 500 रुपए क्रेडिट होते रहे। सालों के बाद जब ये खुलासा हुआ तो विभाग ने पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी और धनराशि को वापस लेने की कवायद शुरू हो गई। इसमें 530 महिलाएं सत्यापन के दौरान जो है मृतक पाई गई और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। बंद करने के उपरांत जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 530 घटा के विभाग द्वारा जारी किया गया। ये खंड विकास अधिकारी और नगर पालिका क्षेत्र के उप जिलाधिकारी के सत्यापन के उपरांत यहाँ आंकड़े हमें प्राप्त हुए, तो उसी के अनुसार इनकी पेंशन बंद की गई। आपको बता दें कि प्रोबेशन विभाग निराश्रित महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर महीने 500 रुपए पेंशन के रूप में बैंकों के माध्यम से देता है, जिसके तहत हर तीसरे माह में एक साथ 1500 रुपए विधवा महिला के खाते में जमा हो जाते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 14,897 लाभार्थियों को ऐसी पेंशन दी जाती है। बताया जा रहा है कि इसमें सारी कलाकारी उन महिलाओं के परिवार की है जिन्होंने मृत्यु होने के बाद भी प्रोबेशन विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी और सालों से मृतक महिलाओं के बैंक खाते से पैसा निकालते रहे। सिद्धार्थनगर से एटीवी के लिए परवेज की रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलते हैं शिमला, जहां पर राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चाहे देश में टेररिज्म का मामला किसी भी फ्रंट में कांग्रेस के शासनकाल से इसका कंपैरिजन कर लीजिए, नक्सलिज्म 52% डाउन हो गया है, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद 75% समाप्त हो गया है। संकल्प है हम लोगों का 2022 आते आते हम इन सब सारी चीजों को समाप्त करेंगे। सर, खालिस्तान की मांग एक बार फिर से उठ रही है और इसके लिए काम नहीं किया जा रहा है। इस तरह की रिपोर्ट आई है मंत्रालय के पास खालिस्तान को लेकर के। मैं समझता हूं कि कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब सारी चीजें बस संज्ञान में हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा इसमें। सर, विदेश से भी कुछ काम किया जा रहा है, शायद कनाडा वगैरह से भी कोई काम इसके लिए किया जा रहा है। मैं कुछ ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूंगा कुछ, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे जो सेंसिटिव मामले होते हैं उसमें बोला कम जाता है, किया जाता है। सर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आतंकवादी को जो फंडिंग हो रही थी उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ा? कभी नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आंकड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, टेरर फंडिंग में और एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म इनकी फंडिंग में भी कमी आई है। सर, पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया है कि आजाद कश्मीर को लेकर
वो नहीं चाहते, उसमें कोई कंट्रोवर्सी वो नहीं चाहते, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? आजाद कश्मीर को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का उनका कोई, उन्होंने नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर मिलना चाहिए पाकिस्तान, वो नहीं चाहते। मैं तो बात सही है, नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। यदि वो ऐसा कहते हैं तो स्वागत है। सर पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हिमाचल में भी ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ड्रग्स का सर, ड्रग्स का। आपके एक नेता फंसे हैं सर ड्रग्स के इस मामले में पंजाब के, सर किस तरह की कार्रवाई जो नेताओं के खिलाफ की जानी चाहिए सर? नहीं, जहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग में लोग पकड़े जा रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और पहले के कंपेरिजन में स्मैक्स की, ड्रग्स की रिकवरी भी ज़्यादा हुई है, अरेस्ट भी ज़्यादा हुई है। सर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज तक जो 3.5 साल में जो केंद्र सरकार है वो पारदर्शिता की बात करती आ रही है, लेकिन जय शाह के मुद्दे पर एकदम बैकफुट पे चली गई है और कांग्रेस को उन्होंने एक मुद्दा दे दिया है, उसमें किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। अब देखिए, उन्होंने तो डिफेमेशन सूट फाइल किया है, अब लड़ रहे हैं। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक जवान के शहीद होने की खबर है। तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। शाहपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हाईवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में टकराए हैं। घने कोहरे के चलते आपस में टकराए हैं वाहन। 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के चलते हाईवे पर लगा लंबा जाम। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में हाईवे 9 की ये घटना है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विपिन गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी? बताना चाहूंगा, हापुड़ कोतवाली, शहर कोतवाली के NH9 का एक पूरा मामला है। सर्दी बढ़ रही है तो कोहरे, एक घना कोहरा था जिस वक्त ये गाड़ियां आ रही थी, सेना के कई ट्रक भी शामिल हैं। सेना की ट्रक एक बस, तेज रफ्तार बस ने उनमें टक्कर मारी और लगातार ये अब जो वाहनों की संख्या है 1 दर्जन वाहन हो चुके हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें सेना के भी कई जवान शामिल हैं। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर हादसे के बाद लंबा जाम लग चुका है और लगातार वाहन आपस में टकरा रहे हैं। तो पुलिस मौके पर, भारी पुलिस बल, कई थानों की पुलिस पहुंची है और वाहनों को पहले ही रोका जा रहा है ताकि और वाहन आपस में ना टकराएं और वाहनों को जो हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन है उनको हटाया जा रहा है। विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली पर फिर छाया है गहरे कोहरे का साया। दिल्ली और पूरे NCR में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह के साथ ही आसमान पर गहरी काली धुंध छाई हुई है। खतरनाक गैस और कोहरे के स्मेल से दिल्ली वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे लेकर सरकार को चेतावनी दी है। इसका सबसे ज्यादा असर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों को झेलना पड़ा है। दिवाली के करीब भी दिल्ली पर स्मॉग का खत गहरा साया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पटाखों पर रोक लगानी पड़ी थी। फिर से एक बार स्मॉग से दिल्ली का दम घुट रहा है और ये हालात अभी और कई दिन तक रह सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त विमलेंदु झा पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। आपसे समझना चाहेंगे कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये जो तस्वीर हम देखने को मिल रही है हमें। संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से गहरे कोहरे का साया जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली और पूरे NCR में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आशीष चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आशीष, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, कितनी परेशानी आ रही है, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, यदि स्मोक की बात करें तो आज सुबह से ही दिल्ली में काफ़ी स्मोक देखने को मिला है, काफ़ी धुंध है। इससे न केवल जो सड़क यातायात है, रेल यातायात है, बल्कि हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। यदि ट्रेनों की बात करें तो जो दिल्ली आने वाली ट्रेन है वो काफ़ी लेट हो रही हैं
और सड़क पे भी काफ़ी विजिबिलिटी कम है। और यदि हवाई यातायात की बात करें तो रनवे पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम थी सुबह से। जैसे कि धीरे धीरे धूप निकल रही है तो स्मोक थोड़ा छट रहा है, धुंध छट रही है, लेकिन सुबह की यदि बात करें तो काफ़ी रनवे पर विजिबिलिटी कम थी, जिस वजह से हवाई यातायात में भी थोड़ी परेशानी आई। आवागमन जो फ्लाइटों का था उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आई। लेकिन अभी भी यदि मैं आपको बताऊं कि अब 10:30 बजे का जैसे समय हो रहा है, लेकिन फिर भी स्मोक काफ़ी है दिल्ली में और काफ़ी चारों तरफ धुंध छाई हुई है। जी रहिए आशीष आप हमारे साथ। विमलेंदु झा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु जी, कैसे समझा जाए इसको, जो तस्वीर दिखाई दे रही है दिल्ली में, कितना खतरनाक आगे आने वाले वक्त में ये साबित हो सकता है? ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जो पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 999 क्रॉस कर चुका है और 999 से ज्यादा का रीडिंग जो है वो हमारी मशीन्स नहीं करती हैं और बहुत ही हैजरस लेवल पे सिचुएशन पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में ये प्रदूषण डेंजरस है, ये असल में लोगों के लिए बहुत डेंजरस है और इसमें ऐसे मौके पे चाहिए कि सरकार को एक इमरजेंसी कदम उठाए, एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी डाले, क्योंकि एक पॉइजनस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में दिल्ली अभी पहुंच चुका है। आज सुबह की जो हम हालात देख रहे हैं दिल्ली के बाकी हर एक इलाकों से, अगर शादीपुर डिपो की बात करें, आनंद विहार की बात करें, आरके पुरम की बात करें, तो एक इमरजेंसी का सिचुएशन है। एक ऑलमोस्ट एक चाहिए कि स्कूल सारे बंद कर दिए जाएं, व्हीकल्स को कंप्लीट बैन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जो हम PM 2.5 और PM 10 के लेवल्स हम देख रहे हैं तो 600 से ज्यादा का एवरेज दिल्ली के सारे इलाकों से आ रहा है। तो बहुत ही एक ट्रैजिक सिचुएशन है दिल्ली का भी। बिल्कुल, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं विमलेंदु जी, और लोग क्या करें, उनके लिए कोई हिदायत? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि सरकार को ये समझना पड़ेगा, सरकारों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी तक सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, हमने एक भी शब्द इसके ऊपर नहीं सुना है और ये सिचुएशन पिछले 1 महीने से ये बिल्डअप होता जा रहा है और सिचुएशन जो है इससे और खराब ही होने वाली है जैसे इससे ठंड बढ़ती है। तो सबसे पहला कदम तो ये सरकार को ये करना होगा कि जो एज पर सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है इमरजेंसी मेजर्स का, वो लेना बहुत आवश्यक है। तो चाहे वो ऑड इवन लागू कराना हो, चाहे वो कंप्लीट बैन ऑन वेहिकुलर मूवमेंट हो, चाहे स्कूल्स को बंद करना हो, इन सब चीजों को लागू करना बहुत ही आवश्यक है। अभी अगर आप देखें नासा की इमेजेस, तो दिल्ली के आसपास के राज्यों में अभी भी जो है वो फील्ड्स को जलाया, क्रॉप को बर्न किया जा रहा है। तो उस पर एक एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर हम लोगों के बारे में बात करें कि लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हमें एब्सोल्यूट आउटडोर एक्टिविटी को जीरो करना बहुत आवश्यक है। अभी जो दिल्ली में मैराथन हो रहा है, हाफ मैराथन, उसको कैंसिल करने की आवश्यकता है। बच्चों को हिदायत दी जाती है। गुड़गांव में फॉर एग्जांपल स्कूलों को कहा गया है कि आप बाहर के एक्टिविटीज बंद करें। यही चीज दिल्ली में भी करना बहुत आवश्यक है। शायद जरूरत पड़े तो कल तक दिल्ली के सारे स्कूलों को भी बंद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। 999 का मतलब है कि आप टॉक्सिक एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, आप अपने जीवन को एक बहुत ही ग्रेव रिस्क में डाल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें चाहिए, हमारे सरकार को चाहिए और हमारे लोगों को चाहिए कि अपना ख्याल रखें, आउटडोर एक्टिविटीज को कम करें, एक्सर्शन को कम करें, और बच्चे और बुजुर्ग जो है इन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है डिग्रेडेड एयर क्वालिटी का। साथ ही साथ मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि कहीं भी अगर वो गार्बेज बर्निंग देखते हैं, क्योंकि गार्बेज बर्निंग भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का एक कारण है, उसको रिपोर्ट करें सरकार को और उसको रोकें जहां भी वो देख सकते हैं, और व्हीकल्स को भी यूज करना अवॉइड करें अभी इस स्थिति में। जी विमलेंदु जी, एक चीज और, ये जो सिचुएशन अभी बनी है, जो तस्वीर हमारे सामने आई है, क्या ये अचानक से होती है या फिर धीरे धीरे होती है? क्या इसके लिए पहले से सतर्क रहा जा सकता था? ये देखिए, सिचुएशन अभी जो है ये दिल्ली का अपना सिचुएशन है, क्योंकि कंप्लीटली हम ब्लेम हम दिल्ली के आसपास के राज्यों पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि विंड कंडीशन जो अभी है वो बहुत काम है। इसका मतलब है कि प्रदूषण बाहर से नहीं आ रहा है, प्रदूषण दिल्ली का अपना है, जो कि हाई मॉइस्चर के कारण वो नीचे रुक जा रहा है और दिल्ली के बाहर नहीं जा रहा है। तो इसको ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार या फिर केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है। तो अगर आप देखें कि 2015 में भी ऐसी तस्वीर इंडिया गेट की आई थी, 2016 में भी ऐसी तस्वीर इंडिया गेट की आई थी, और आज 2017 है, नवंबर का महीना है, और पिछले 3 वर्षों से कम हम इस पे कवायद कर रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल दिल्ली बहुत ही प्रदूषित शहर है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप जो है नहीं उठाया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये अपने आप ऐसा नहीं कि कोई एक एक्सीडेंट है, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है। ये गवर्नमेंट ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से काम नहीं करके हमें ऐसी स्थिति में डाला है, और इसमें भागीदारी जो है नागरिकों की भी है, उन्होंने भी इस चीज को नहीं। तो मैं ये कहूंगा
ये कंप्लीट बिल्डअप है। हमने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है और कंप्लीटली वेदर को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। विमलेंदु झा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आशीष चतुर्वेदी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बार आप तस्वीरें दिखा पाए तो बेहतर होगा लाइव। मैं दिखाता हूं आपको तस्वीर, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो ये टर्मिनल 3 है और जो गाड़ियां आ रही हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं, और जो इस तरह जो स्मोग हो रहा है चारों तरफ वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। ये बिल्कुल सामने ही हमारे जो फ्लाइट हैं वो आती हैं यहाँ पर टर्मिनल 3 पर, आवागमन यहाँ पर होता है, वो तस्वीर आपके सामने है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं टर्मिनल 3 के लिए, और यदि बात करें तो आसपास के इधर ये जो पार्किंग है यहाँ की बात करें तो आप देखिए चारों तरफ एक धुंध नजर आ रही है, स्मोग ही स्मोग चारों तरफ नजर आ रहा है। और यही आलम जो है वो सुबह से ही आज बना हुआ है, चारों तरफ धुंध का माहौल है। चाहे रेल की बात करें, चाहे सड़क की बात करें या हवाई यातायात की बात करें, चारों तरफ ये धुंध है जिसका असर यातायात पर पड़ा है, चाहे वो ट्रेनों को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे हवाई यातायात को लेकर हो, क्योंकि रनवे जो है उस पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी, अभी भी काफ़ी कम है, जिसका असर जो है वो फ्लाइट के आवागमनों पर पड़ रहा है। जी, कितनी फ्लाइट्स हैं आशीष जिन पर असर पड़ा है? देखिए कुछ फ्लाइटें हैं, हालांकि अभी पूरी डिटेल जीएमआर की तरफ से नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ फ्लाइटें हैं जिन पर थोड़ा सा असर पड़ा है, थोड़ी विजिबिलिटी की वजह से थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन अभी पूरी डिटेल आने के बाद ही ये पता पड़ पाएगा कि कितनी फ्लाइटों पर इसका असर पड़ा है। जी, लोगों से आपकी बात हो पाई है क्या? क्या कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही हैं? क्या कुछ दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं? देखिए, दिक्कतों की बात करें तो जैसे कि जो सड़क यातायात की बात करें तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई जो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, उनसे भी बात हुई हमारी उनसे, तो वो कह रहे थे कि जैसे रास्ते में आ रहे हैं चारों तरफ स्मोग है, एक दिल्ली में घुटन का सा माहौल फील हो रहा है, क्योंकि सुबह से जो लोग निकले हुए हैं वो एक घुटन महसूस कर रहे हैं, एक अजीब सी धुंध है दिल्ली में, जिसके कारण जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आईएमए ने लिखा केजरीवाल को पत्र, दिल्ली से हाफ मैराथन कैंसिल करने का दिया सुझाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। आईएमए ने लिखा केजरीवाल को पत्र, दिल्ली से हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव दिया है। दिल्ली में 19 नवंबर को होनी है हाफ मैराथन, स्मॉग के चलते हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। आईएमए ने लिखा केजरीवाल को पत्र, दिल्ली से हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली में 19 नवंबर को हाफ मैराथन होनी है, स्मॉग के चलते हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। स्मॉग के चलते हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव दिया गया है, पत्र लिखा गया है केजरीवाल को, दिल्ली से हाफ मैराथन कैंसिल करने का सुझाव है इस पत्र में। और खबर लखनऊ से है, जहां आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। यह बैठक शाम 5 बजे लोक भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। आज यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक शाम 5 बजे लोक भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जिन पर आज मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होनी है। बैठक में यूपी शुल्क विनियमन विधेयक का सीएम के सामने प्रेजेंटेशन होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी पर रोक लगेगी। तो अहम फैसला है, लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि आज मनमानी फीस को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होनी है। और
सीएम के सामने प्रेजेंटेशन होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश के प्राइवेट स्कूल जो हैं उसमें जो मनमानी फीस ली जाती है उस पर रोक लग सकेगी। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करेगा पीडब्ल्यूडी। 150 करोड़ से ठीक होंगी बाढ़ प्रभावित इलाकों की सड़कें। पीडब्ल्यूडी ने किया 106 करोड़ के बजट का इंतजाम। पीडब्ल्यूडी ने बाढ़ राहत आयोग से मांगे 44 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी बाढ़ से नुकसान प्रस्तावित कार्य योजनाओं की करेंगे समीक्षा। आज शाम 6 बजे सड़क निर्माण पर एनेक्सी में होगी समीक्षा बैठक। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्निर्माण की भी करेंगे समीक्षा। समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे पीडब्ल्यूडी और सिंचाई के आला अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करेगा पीडब्ल्यूडी। और उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के आईएएस अधिकारी और सचिवालय कर्मियों ने हिस्सा लिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ उन्होंने किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देहरादून की, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी का उत्साहवर्धन किया। उसमें क्या करना है, अभी लोग बैठकर उस पर निर्णय लेंगे। नीति नियंता है, नीति निर्माण करता है। हालत देखिए, उसके हिसाब से नीति बने। आज हम सचिवालय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे आज एक बहुत अच्छी बात लगी कि एक शिक्षक नेता का बयान आया है कि हमको बहुत अच्छा लगा। तमाम आज हमारे आईएएस अधिकारी हमारे बीच में आए और इस समय संपर्क होता रहा। बच्चों ने स्वागत किया। मैं बहुत कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि राज्य हमारा है, तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो, सर थोड़ा ही सोचना चाहिए हम लोग। आज आप लोगों ने संयुक्त कर्मचारी परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि हम 15 तारीख तक 1 घंटा अतिरिक्त काम करेंगे। मैं जापान के बारे में पढ़ता हूँ। जापान ने तरक्की की, क्योंकि वहाँ हड़ताल होती है, वहाँ ऐसा नहीं वहाँ नहीं होती। जूता की कंपनी है तो उन्होंने कहा हम 1 हफ्ता 1 ही पैर का जूता बनाएंगे। 1 ही पैर का हड़ताल नहीं करते, काम बंद नहीं करते, काम नहीं रुकना चाहिए। 1 हफ्ता तक हम एक ही पैर का जूता बनाएंगे। मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, काम नहीं रुकेंगे। 1 हफ्ता पूरा बनाएंगे, अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसी सकारात्मक सोच हमारी बनी। और हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने मुख्य सचिव से बातचीत की, सुनिए। सर, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य रहा है टीम बिल्डिंग का, एक संवाद देने का, एक संवाद स्थापित करने का अपने अधिकारी कर्मचारियों के बीच में, और एक संदेश देने का कि हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से उत्तराखंड के विकास, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए समर्पित हैं। तो यही संदेश इसका। सर, हम क्या माने कि इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं भविष्य में भी जरूरी होंगे, खास तौर से कर्मचारी अधिकारियों के हेल्थ के लिहाज से और काम की रफ्तार बढ़ाने के लिहाज से? अवश्य, ये पहला प्रयोग था और मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रयोग आगे भी किए जाते रहेंगे। क्या संदेश सर अधिकारी और कर्मचारियों को आप देंगे? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा काम कीजिए, समर्पण भाव से राज्य के लिए कार्य कीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस तरह का रन फॉर गुड गवर्नेंस जो है सचिवालय कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के जनमानस के लिए जरूरी है, ताकि लोग स्वस्थ रहें और विकास के जो कार्य हैं उनकी रफ्तार में इजाफा होता रहे, यानी विकास कार्यों की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहे। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश रावत के साथ सोनू सिंह, ईटीवी न्यूज, देहरादून। और सीनियर आईएएस अधिकारी भूपेंद्र कौर ने भी हमसे बात की, सुनिए। ये जो रन फॉर गुड गवर्नेंस की जो दौड़ का आयोजन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा जो सचिवालय, पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक संयुक्त रूप से इस दौड़ में सम्मिलित हों, और ये जो सचिवालय जो एक मंदिर है, कार्यस्थली है, उसके आदर में हम ये इसका आयोजन करें,
ताकि एक सामूहिक, एक परिवार की भावना हमें उत्पन्न हो और देशभक्ति की भावना भी हमें जागृत हो। और इस मौके पर अपर सचिव विनय शंकर पांडे ने भी अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के संबंध में रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया था और निसंदेह ये बहुत ही अच्छा और सफल आयोजन रहा। और ये एक संदेश मिला कि अगर हम अपने सरकारी कार्यों को संपादित करते हैं तो उसके लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ समय अपने स्वास्थ्य पर, अपनी हेल्थ पर जरूर दें। ऐसा मान लें कि यहाँ से लेकर केंद्र तक डेवलपमेंट की सरकार उसी रफ्तार से कामकाज की भी रफ्तार बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोग जो भी शासकीय दायित्व होते हैं उनका पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास करते हैं और मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग आने वाले समय में भी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह करेंगे। और सचिवालय की महिला कर्मचारियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सचिवालय में काम बहुत ज़्यादा है और फिटनेस नहीं होगी तो काम प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए आयोजन किया गया है फिटनेस के लिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहने चाहिए? बिल्कुल चलते रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा है और फिटनेस भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि शैलजा जी ने कहा। जी, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तो उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है। इसलिए सबसे पहले सचिवालय में काम का बोझ अत्यधिक होने के कारण इस तरह की फिटनेस अत्यधिक आवश्यक है और हम चाहते हैं कि ऐसा आयोजन बार बार होता रहे। और बढ़ते आगे, एशिया कप हॉकी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय बेटियां वापस लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की खुशी देखते ही बनती थी। हमारे संवाददाता वेदकांत शर्मा ने चैंपियन कप्तान रानी रामपाल से बात की। जापान की धरती पर भारत तिरंगा फहराने के बाद आज भारत लौटी हैं। हमारे साथ हॉकी टीम की कैप्टन है, उनसे बात करेंगे। मैम, 13 साल बाद एक करिश्मा हुआ है, 2004 में पहले करिश्मा हुआ, किस तरीके से अपनी खुशियाँ बांटेंगे? हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने 2004 में ये एशिया कप जीता था, उसके बाद अभी हमने ये जीता है और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ने, कोचेस ने बहुत हार्डवर्क किया है इस मूवमेंट को लेके आने के लिए और हम चाहते हैं कि हम ये कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रखें और अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम वर्ल्ड लेवल में कुछ अच्छा करें। आपके जो नए कोच हैं, जो कोच हैं, उनकी कोचिंग से किस तरीके से देखते हैं कि उनके कितना असर रहा इस वर्ल्ड कप उनके कोचिंग का? काफ़ी अच्छे कोच है हरिंदर सर। अगर देखो तो अगर जैसे उन्होंने लास्ट ईयर मेंस टीम को वर्ल्ड कप जिताया था तो उससे कहीं ना कहीं टीम में काफ़ी बूस्टअप था कि वो मेंस टीम को जिता के आए हैं तो हमारी टीम काफ़ी अच्छा करेगी और उन्होंने काफ़ी बेसिक्स के ऊपर हमारे ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत, मेरे को लगता है बहुत सालों के बाद हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन टीम रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस सर ने टीम को दिया है और कंटिन्यू वो चीज़ हमारी टीम में रहनी चाहिए तो काफ़ी अच्छा होगा। इससे देखा जाता है हॉकी को उस तरह का दर्जा नहीं मिला अभी भी। क्या आपको लगता है कि एक और पुशअप की जरूरत है हॉकी के लिए और जो इस तरह की बेहतरी के लिए और जो देश में हॉकी, वुमेन्स हॉकी खेलने के लिए क्या लगता है कुछ और बेहतरी की जरूरत है इसमें? नहीं, सबसे पहले मैं हॉकी इंडिया का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, है ना, कि वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ के कारण हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम नहीं परफॉर्म कर पाते। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और सेकंड, मेरे को लगता है कि अगर हम देखें क्रिकेट के मुताबिक तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी गेम्स को, पर स्टिल अभी भी देखो कि अगर हॉकी देखें तो हॉकी का एक लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर मेंस में भी देखो, वुमेन्स में भी देखो। और अभी क्या है, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए प्लेयर्स को जॉब देने के लिए, है ना, स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स करने के लिए, जिससे प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कप्तान, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो वुमेन्स हॉकी है या हॉकी है उसको बनाने के लिए सरकार को योगदान देना चाहिए। इस समय कैमरा योगेंद्र के साथ वेदकांत शर्मा। और एशिया कप में टीम को चैंपियन बनाने और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाली गुरजीत कौर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हाँ, मैं पर्सनल पहले अपनी टीम को करना चाहूँगी, अपने कोचेस को करना चाहूँगी, अपने देश को करना चाहूँगी, जिनकी सबकी सपोर्ट मिली हम लोग को और जो इतनी सारी पब्लिक है जो हमें सपोर्ट कर रही है, उनकी वजह से सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को शुरू करवाया और मैं उनके खातिर आज यहाँ हूँ, उनके सपोर्ट के साथ ही हूँ। साधारण प्रवास से यहाँ तक पहुँचने का सफर में देखें कितना दिक्कतें आई और आज जो खुशी आपको मिल रही है तो किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे? यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ, हर किसी चीज़ को बहुत को फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं, आज हम लोग जीते हैं और ये चीज़
हम आगे आगे करते रहें कि हम लोग। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह की खुशी भी देखने लायक थी। नहीं, मैं तो हरिंदर सिंह हूँ और हैरी के नाम से जाना जाता हूँ, मैं वही चीज़ मानता हूँ। ये तो लड़कियों ने कमाल किया, मैं तो उस रास्ते में इनको रास्ता दिखा रहा हूँ, कौन सा अच्छा है कौन खराब है। तो मैं तो सारा तो आपको बड़प्पन है? नहीं, बड़प्पन ये फैक्ट है एक्चुअली। मैं कोच एक पाथ दिखाता है, गाइड करता है टीम को, और इस लेवल पे सिर्फ गाइड करना होता है। ये इनके अंदर खुद इतना वजूद है कि ये कुछ कर सकती है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेरे को लगता था कहीं कमी था, जो मैंने इनको पूरा बताया, इनको स्ट्रेटजी नहीं थोड़ी सी बताई और उस पर स्टिक रहे, उसका नतीजा है। जिस तरीके से जो कहते हैं कि टीम को एक करना, वो उस हर आदमी के, हर प्लेयर में क्लीवर होता है, लेकिन टीम की तरह खिलाना सिखाना एक कोच का काम होता है। तो उसमें किस तरीके से आपने लड़कियों को सहायता की? नहीं, देखिए, पहली बात है कि मैंने 1-to-1 की इनकी मीटिंग की, उसके बाद इनको बताया मैंने कि मेरे क्या टारगेट है, कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे, किस तरह की हॉकी खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से वो लड़कियों को समझ में आ गया। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं सेम लैंग्वेज होता है, इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया, इनकी भाषा समझ में आती है। और उससे एक जब 1-to-1 किया तो बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला, इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनके साइकोलॉजिकल, इनके सोशल, इनके इकोनॉमिकल। और उसमें भी इनको मैंने पेपअप किया कि आप हॉकी से क्या क्या पा सकती हो, फैमिली को और दुनिया को दे सकती हो और देश को दे सकती हो। तो मेरे ख्याल से इनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, हम कर सकती हैं। तो ये पहला कदम है एशिया कप का। आगे क्या बता लेंगे? बस ये तो ये मैं बताया ना, पहला कदम है। अब इससे तो बड़ा ही कदम, जो भी कदम होगा इससे बड़ा और लंबा कदम होगा। मैच की फाइनल मैच की बात की जाए तो फाइनल में जिस तरीके से लास्ट मूवमेंट तक पहुंच गया, शूट आउट तक पहुंच गया, तो क्या कुछ लड़कियों को आप गाइडलाइंस दे रहे थे, साथ साथ के बता रहे थे किस तरह का खेलना है, क्योंकि आप जीत के बहुत नजदीक है, हार नहीं माननी? नहीं, हार तो था ही नहीं एक्चुअली में, हमें मैच में जीत जाना था। लेकिन ये शूट आउट में मैंने लड़कियों को बताया था कि आप 3 गोल मार दीजिए, 2 हमारी गोलकीपर सेव करेगी, आप जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको शांत होकर जाना पड़ेगा। आप ये सोचिए प्रैक्टिस करने जानी है, और जैसे प्रैक्टिस में आप अच्छा खेलती हैं वैसे ही इसको प्रैक्टिस लीजिए और आप गोल करिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार